हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है एडवोकेट पीयू रत्नानी। मैंने सोचा कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। 125 की प्रोसीडिंग्स होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ को, वाइफ क्या करती है, मेंटेनेंस 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 इसलिए तो किया जाता है, और क्या रीजन है करने के लिए। तो मैंने सोचा क्या सेकेंड वाइफ जो बेचारी, यार सेकेंड वाइफ को मैं बेचारी क्यों कह रही हूँ? ऑफ कोर्स मैं बेचारी कहूंगी क्योंकि शायद कभी कभी ऐसे होता है कि उसे तो पता भी नहीं होता कि हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड है, या ऐसे भी हो सकता है, बहुत कुछ रीजंस हो सकती है। तो राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी मैरिज जो फर्स्ट वाइफ के साथ हुई है उसे डिसॉल्व किया जा सकता है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। मेरा एजेंडा ये है कि राइट टू प्रॉपर्टी एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंड वाइफ अंडर हिंदू लॉ, ये आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप सेकेंड वाइफ है तो देखिए, व्हेन वी स्पीक अबाउट द सेकेंड सेकेंड वाइफ, तो फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में क्या आता है कि लीगलिटी क्या है, क्या वो लीगल मैरिज है। उसमें वेरियस पर्सनल लॉज आते हैं जो हिंदू लॉ के बारे में आपको बताएगा। सेक्शन नंबर 5 आपको बताएगा दो टाइप ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। जब हिंदू मैरिज एक्ट नाइदर अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ अ मैरिज ऑफ अ, और या रीमैरिज करता है, तो दे आर नॉट डाइवोर्स, द सेकेंड मैरिज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वायलेट। अभी देखो फर्स्ट वाइफ के साथ में डाइवोर्स हुआ ही नहीं है तो सेकेंड मैरिज कैसे होगी? लेकिन समझो अगर मैरिज कंज्यूम ही नहीं हुई है फर्स्ट वाइफ के साथ में, तो क्या सेकेंड मैरिज वैलिड हो सकती है? यही तो पॉइंट है जो आपको सीखना है यहाँ पर। तो हस्बैंड्स कम ऑन, कम एंड अटैच, ये सारी चीजों को ध्यान से समझिए और सीखिए। चलिए, how we will first learn about the rights of a property of a second wife, then we'll go through the rights of a children born of a second marriage। चलिए, मेंटेनेंस, अभी हमारा प्राइमरी गोल क्या है? मेंटेनेंस ऑफ सेकेंड वाइफ। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन नंबर 18 क्या बोलता है कि हिंदू वाइफ को भी मेंटेनेंस का फुल और राइट है। तो अकॉर्डिंग टू 125(1), 125 एक क्या कहता है? इफ एनी पर्सन हैविंग अ सफिशिएंट मींस रिफ्यूज करता है मेंटेन करने के लिए, या वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो मैजिस्ट्रेट को प्रूफ चाहिए कि वो मंथली अलाउंस दे। जैसे कि इस केस में चुमनिया वर्सेस वरिंद्र कुमार का केस है, जिसमें कोर्ट ने क्या कहा कि वाइफ का मतलब 125 सीआरपीसी शुड बी प्रोवाइडेड। अ वास्ट इंटरप्रिटेशन है इसको लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका प्रसाद सत्यावान वर्सेस दीक्षित केस में ये कहा कि जो पार्टीज एविडेंस है, तो वेदर, और देखो 3/6 पार्ट जो होता है मेंटेनेंस को लेकर, यही तो हमको समझना है कि मैरिज का लेजिटिमेसी क्या है, एक इलेजिटिमेट लेजिटिमेट, जायज और नाजायज मैरिज को लेकर ही तो ये सारी जो चीजें हैं। 125 अगर देखिए तो हिंदू को भी है तो मुस्लिम को भी है। तो सेकेंड वाइफ इज एंटाइटल अंडर 125, यस ऑफ कोर्स है भाई, उस कसूर है। तो सेकेंड वाइफ अगर उसके लीगल राइट्स बनते हैं तो उसको भी हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड मैरिज जो हुई है, फर्स्ट वाइफ की अगर डेथ हो जाती है और वो क्लेम करती है, तो फिर फर्स्ट वाइफ का क्या? ऑफ कोर्स उसको मिलेगा। ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स ऑफ अ मेंटेनेंस बोर्न आउट ऑफ अ सेकेंड मैरिज, जो अभी बच्चे हैं जो सेकेंड मैरिज से बोर्न हुए हैं, तो उसकी लेजिटिमेसी को लेकर अगर सेक्शन नंबर 16 हिंदू मैरिज एक्ट आप देखते हैं, तो वो वॉइड है। और अगर वॉइडेबल मैरिजेस है जो कि स्टेटस दिया जाता है सेक्शन नंबर 16 में, तो 1976 में एक चेंज लाया गया कि नलिटी एंड डिक्री को लेकर। देखो नल एंड वॉइड कब हो जाती है? जब मैरिज कंज्यूम ही नहीं होती तो नल एंड वॉइड हो जाएगी। वैसे तो सिविल कोड की ही सारे जो चीजें हैं वो अप्लाई होती है ना, तो डिक्री लेजिटिमेट जो पार्टीज होती है वो डिक्लेयर टू बी, तो क्या होगा? पिटिशन अंडर द चिल्ड्रन मैरिज जो होगी आर कंसिडर लेजिटिमेट, तो डिक्लेरेशन ऑफ नलिटी इज इशूड। ओके, तो डिसॉल्व हो जाएगी डिक्री, मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। इफ वंस अ मैरिज इज डिसॉल्व, चैप्टर खत्म हो जाएगा। यही तो समझना है अंडर सेक्शन 16 को। ठीक है, अब देखिए स्ट्रैटेजीज कैसी होनी चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, हमारे प्लान होने चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि आगे लेके जाने से पहले 125 की प्रोसीडिंग्स में क्या हस्बैंड अपनी जो ये शेयर करता है, आजकल आपको पता है कि एसेट एंड लायबिलिटीज को लेकर आपको एफिडेविट देना पड़ता है, एंड ऑन द पार्ट ऑफ दैट आपको आर्ग्यू करना पड़ता है कि अगर आप दिखा देते हैं कि आपकी, अगर वाइफ की अर्निंग ज्यादा है, तो आपको मेंटेनेंस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वाइफ ने 125 पिटिशन इसीलिए डाला हुआ है कि सिर्फ उसे मेंटेनेंस चाहिए, उसको आपके साथ में नहीं रहना है,
तो ये आप शो कीजिए कि भाई सिर्फ मेंटेनेंस के लिए आई है, उसको सिर्फ और कुछ रीजन में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको अपना घर संभालना ही नहीं है। तो उस क्राउन कॉपी कोर्ट बहुत ध्यान से सुनता है कि अगर लड़की रहने के लिए तैयार नहीं, वो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए है, तो मेंटेनेंस शुड नॉट बी कंसिडर्ड। यही तो बात है जो आपको समझनी है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मे बी मैं ऐसे कहूंगी कि अगर आप इन सारी चीजों पर ध्यान देते हैं, तो इवन अगर आप नॉन लॉयर है, तो भी आप अपने केस को खुद ही चला के ये सारी चीजों के ऊपर आप रे ऑफ होप के साथ चल सकते हैं। चलिए, बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस अस ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ में बहुत सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, बाय बाय।